Assalamualaikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Welcome to Learn CS with Aftab. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9 का ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। हमें इस कंसेप्ट को समझना है कि ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। Overflow occurs when value assigned to the variable is more than the maximum possible value। सिंपल वर्ड्स के अंदर ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है भाई समझें। पानी की टैंकी है। पानी की टैंकी के अंदर अगर आपने पानी डाला है या आप पानी की टैंकी पे ना जाएं या कोई गिलास ले लें पानी का, उसमें हर गिलास की एक लिमिट है। जब आप पानी उसमें डालते रहेंगे तो पानी जो है वो क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, उसकी लिमिट से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हर जो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल होता है वो एक खास कर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उस तक उसकी एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। और ये ही चीज एक हमारे पास ओवरफ्लो कहलाती है और अंडरफ्लो कहलाती है। एरर आता है अगर वैल्यू जो असाइन की गई है वेरिएबल को वो आपकी मिनिमम वैल्यू से कम हो जाए या उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए। ठीक है। पॉइंट दोबारा समझिएगा। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो में एरर आता है अगर जो वैल्यू आपने वेरिएबल को असाइन की है वो लेस हो जाए किससे, जो मिनिमम वैल्यू है उससे, और मैक्सिमम हो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए, एरर आएगा। तो ओवरफ्लो जो है वो कब होगा, जब जो वैल्यू आपने वेरिएबल को दी है वो ज्यादा हो जाए किससे, मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है। जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपने दी उससे एक्सीड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अंडरफ्लो क्या होगा, तब होगा जब आपकी जो दी हुई वैल्यू है वेरिएबल को उससे वो बेस्ट पॉसिबल जो कम से कम वैल्यू आपने दी है उससे कम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, अंडरफ्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने गिलास की मिकदार रखी है कि इतना पानी इसमें लाजमी होना चाहिए, तो फिर बात बनेगी, फिर मैं पानी पीऊंगा। ठीक है। अब वो मिकदार आ ही नहीं रही, तो आप पानी कैसे पियोगे, तो पानी तो आप पी नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है वो एक्चुअली आपका कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है। Overflow and underflow is not detected by the compiler. प्रोग्राम में प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। आपकी एक वेरिएबल जो है उसकी लिमिट ऑलरेडी सेट होती है। किस तरह से सेट होती है, वो आपकी डेटा टाइप से सेट होती है। उसके जरिए से आपको एक वैल्यू जो है वो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होते हैं। और आज हम इसके बारे में प्रोग्राम भी करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो हमें ये देखना है कि यूजिंग वेरिएबल विद अप्रोक्सीमेटली साइज्ड डाटा टाइप कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह का जो पॉइंट है अप्रोप्रिएटली साइज्ड डाटा टाइप जब हम यूज करते हैं तो वो आपकी इस प्रॉब्लम को कम कर सकता है। सोल्यूशन भी तो देखना ना, ये तो नहीं है कि आप कहें कि बस हमें जाना है और ऐसे काम करना है। तो हम देखते हैं टाइप पॉइंट वन प्रोग्राम। हम देखते हैं डेव हमारे पास ओपन होगा। चलें जी, न्यू फाइल हमने ओपन की है। अब हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट को आपको बताना है कि इसमें ओवरफ्लो और अंडरफ्लो जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है प्रोग्राम के अंदर। हम अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले काम करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे पास एक शॉर्ट वैल्यू है जिसको हमने कहा जी कम से कम वैल्यू, जो हमने उसको कह दिया। ठीक है जी। उसको हम कह देते हैं कि टेस्ट वेरिएबल हमारे पास है एक।
ठीक है, जिसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी 32,767 ये आपको याद है कि हमने वो वैल्यूज पढ़ी थी, तो अब हम उन्हीं को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हमने प्रिंट एफ किया और इसके अंदर हम ये बात कह देते हैं कि इसको काम आपने किस तरह से करवाना है। इसमें वो सिमिलर हम वही पैटर्न यूज करेंगे जो हम अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स में करते रहे हैं कि एक इंटीजर की वैल्यू है, और इस इंटीजर की वैल्यू के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि इसको आपने एक नई लाइन के अंदर ले जाना है जब आपने वर्किंग करवानी हो, और ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगी बल्कि ये इसी के अंदर आएगी ताकि वो उस इंटीजर को वहीं पे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दे। अच्छा, कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाएगा और अब यहाँ पे हम सेम उसी वेरिएबल को कॉल कर देते हैं। जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम क्या कहते हैं उसको कि भाई आपने इसको जो आपके पास एक टेस्ट वेरिएबल का नाम के हमने दिया है उस पे हम इंक्रीमेंट का लगा देते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा देते हैं। और जब इंक्रीमेंट करवाएंगे तो आप उसकी वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको एक और नए अंदाज के साथ इस्तेमाल करते हैं, और वो नया अंदाज हमारे पास क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम उसको ये बात कह देते हैं सिमिलर वे में कि भाई साहब आपने जो आपको वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ तक आएगी, यानी कि एक ये वैल्यू है इसका इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉल करेगा, ये वाला फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेगा, और उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेगा कि हम उसको टेस्ट वेरिएबल को फिर से कॉल करेंगे। और जब हम फिर से कॉल करेंगे तो हम उसको फिर कहेंगे कि एक और फॉर्मूला है जिसको आपने यूटिलाइज करना है, और वो हमारे पास ये है कि आपने नेगेटिव कर देना है वापस उस वैल्यू को। ठीक है, जब वो इस वैल्यू को नेगेटिव करेगा तो वो वापस अपनी उस स्टेट में आ जाएगा। हम उसको कहते हैं कि आप उसको प्रिंट एफ करवा दो, और जब वो प्रिंट एफ करवाएगा तो आप उसके फिर रिजल्ट्स जो हैं वो देखेंगे कि वो किस तरह से काम उसमें करता है। कोई इतनी टफ चीज नहीं है। सिमिलरली जैसे आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपके लिए सारी की सारी चीजें जो हैं वो आसान होती चली जाएंगी। ठीक है जी, ये आपने अप्लाई किया, और ये अप्लाई करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे हम इसको जो सेव कर रहे थे हम इसको P9.1 के नेम से सेव कर देते हैं। और जैसे मैंने सेव किया, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करूंगा, देखूंगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कोई इसमें एरर आ रहा है तो हमें वो एरर फौरन से शो करवा देगा, और अगर वो एरर शो करवा देता है तो हमें उसको करेक्ट करना होगा। और जब हम उसको करेक्ट कर लेंगे तो एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। मुझे उम्मीद है कि हमने यहाँ पे किसी भी तरह का एरर या कोई भी लॉजिकल एरर जो है वो क्रिएट नहीं किया, और जो रिजल्ट्स मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट लेट्स सी क्या बनता है। अभी हमारा जो कंपाइलर है वो हमें रिस्पॉन्स देगा, लाइक लेट्स सी क्या बनता है। एनीवे तब तक हम पहुंचते हैं अपने लेसन की तरफ, और हम उसमें देखते हैं कि हमें इस प्रोग्राम के बाद हमें और कौन से पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। ये है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए हमने सबसे पहले जो, अगर हम उसको टैली करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, तो आप देखें कि हमने जो सबसे पहली चीज़ की थी वो ये था कि हमने कहा भाई एक शॉर्ट है वैल्यू, इसके अंदर वेरिएबल का नाम हमने वैल्यू ये उसको दी है। ठीक है, ये वेरिएबल की नेम आ गया, ये वैल्यू हमने उसको असाइन कर दी। ठीक है, अब जब हमने असाइन कर दी तो हमने उसको यहाँ पे कहा भाई इस वाली वैल्यू को प्रिंट कर दो, उसने वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब मैंने इसी वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू है, इसके ऊपर मैंने एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ये वैल्यू एक्सीड कर गई। तो वो वैल्यू तो एक्सीड कर गई लेकिन वैल्यू नेगेटिव में चली गई। ठीक है, ओवरफ्लो हो गई वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब जो ओवरफ्लो में वैल्यू आ रही है इसकी उसकी टेस्ट VAR की। ठीक है, उसको क्या करना है यहाँ पे
डिक्रीमेंट का ऑपरेटर लगा दी, और फिर मैंने उसको यहाँ पे यही बात दोबारा से कह दी कि अब जो उसकी वैल्यू आ रही है उसको भी प्रिंट कर दो। अगर वो उसको अब उसने प्रिंट किया तो वो वापस उसी स्टेट के अंदर पहुंच गया। ये सारा एक सिंपल सा छोटा सा हमारे पास एक प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रॉब्लम्स व्हेन मैनिपुलेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। किस किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसमें जब आप इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, यूज़र जो है वो प्रॉब्लम जो फेस कर सकता है वो आपके पास सबसे पहले आती है कैंसलेशन एरर। फिर आपके पास आता है जी अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो। इसके बाद जो आपके पास अगर कोई पॉसिबल चीज़ हो सकती है, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती है, यही आपके पास तीन पॉइंट्स आते हैं। एक कैंसलेशन एरर आता है, एक आपके पास अरिथमेटिक आ जाता है, और उसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है वो आपके पास आ जाती है जी अरिथमेटिक ओवरफ्लो। ठीक है। अब कैंसलेशन एरर क्या है? कैंसलेशन एरर आता है ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग नंबर्स। कैंसलेशन एरर आता है जब आप कोई ऑपरेशन के ऊपर बहुत बड़ा नंबर या छोटा नंबर अप्लाई करते हैं, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, जो छोटे नंबर्स होते हैं ना वो लॉस कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एक वैल्यू दी 1000.0 प्लस 0.00000123। अब ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, इस इक्वल टू कितना आ रहा है, 1000.0। तो आंसर क्या आया, यही आंसर आ गया। फिर मैंने कहा जी 1.97.0 प्लस पॉइंट 0.00000134 इज इक्वल टू कितना हुआ, 190 1947.0। क्योंकि वो वैल्यू इतनी छोटी है कि वो जो बड़ी वैल्यू उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो वैल्यू उसमें काउंट हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। फिर आता है अरिथमेटिक अंडरफ्लो। ये एक ऐसा एरर है जो कि बहुत छोटी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करवाता है जीरो की तरह से। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वैल्यू है 0.00001 मल्टीप्लाई 10 - 1 तक उसने उसकी वैल्यू दे दी। वो भी आपकी किसकी इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होगी। क्योंकि वो वैल्यू इतनी छोटी है कि आप उसको मल्टीप्लाई जितनी मर्जी वो देखने को तो वो लग रही है पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू, कि वो इतनी नहीं है बड़ी। वो छोटी इतनी है कि आप जब उसको मल्टीप्लीकेशन करोगे जीरो हो जाएगी। अरिथमेटिक ओवरफ्लो के अंदर भी सिमिलर वही चीज आती है कि एरर तब आता है जो रिजल्ट होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ मशीन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अरिथमेटिक ओवरफ्लो जो होता है वो अक्सर होता है, और अनएक्सपेक्टेड चीजें भी इसमें हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ली हुई है, और वो एक नेगेटिव वैल्यू भी बन सकती है कुछ मशीन्स वगैरह के अंदर, इस तरह के कुछ खास तरह की चीजें उसमें बन सकती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जब दो बहुत बड़े नंबर जो हैं आप करते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, लाइक बहुत बड़ी वैल्यू पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, तो वो आपकी गार्बेज वैल्यू के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर अपेयर हो सकता है। किसमें हो सकता है जी, गार्बेज वैल्यू के अंदर भी आपको क्या हो सकता है, अपेयर हो सकता है। फिर आता है जी एक्सपोनेंटल नोटेशन। एक्सपोनेंटल नोटेशन क्या होता है? एक्सपोनेंटल नोटेशन होती है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो आपके एक्सपोनेंट में और उसके साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन में भी आपके रिप्रेजेंट करवाए जा सकते हैं। ये जो नोटेशंस होती हैं आपके बहुत बड़ी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इनको शॉर्ट वे के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेंटिसा है, एक्सपोनेंटल है। जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इन एक्सपोनेंटल नोटेशन इज कि आप इन इन तरीकों के साथ उसको लिख सकते हैं। जो वैल्यू आपने लिखी है पहले वो आपके एक्चुअली मेंटिसा है, और वो आपकी एब्सोलूट ग्रेटर है, वैल्यू ग्रेटर है, और जो कि आपकी इक्वल टू वन और लेस देन 10 होती है।
The value after e is known as exponent, it always has an integer value। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप थोड़ा सा सपोर्ट समझें कि ये किस तरह से है। हमने ये बात की कि हमारे पास ऐसी वैल्यू जो पहले आ रही है, किससे, ई से पहले आ रही है, वो आपकी क्या है, मैंटिसा है। यहाँ पे मैंने उस चीज को हाईलाइट किया है, ये मैंने जरा सी फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो ई से पहले वैल्यू है, ये वाले ई से, वो ये वाले ई से, वो आपकी कौन सी है, मैंटिसा, एम लिखा हुआ है। ठीक है, और वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, वो ग्रेटर हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, इक्वल हो सकती है 1 से, और लेस देन हो सकती है 10 से। ठीक है, या 10 तक चली जाएगी। द वैल्यू आफ्टर ई इज नाउन एज एक्सपोनेंट। जो वैल्यू आपने ई से पहले है, वो आपकी एक्सपोनेंट कहलाती है, और वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा 1.98। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट पर है। अगर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चले जाएंगे तो हमारे पास 1.98 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। अब जो 10 से पहले वाली वैल्यू है, वो आपकी कौन सी है, कौन सी वैल्यू है भाई साहब, वो आपकी मैंटिसा वाली वैल्यू है। ऐसे ही वो आपकी वैल्यू कौन सी है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। ठीक है, और जो 10 वाली वैल्यू है, वो आपकी मैंटिसा वाली वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा एक डिफरेंस है। द वैल्यू, सॉरी, मैंटिसा और एक्सपोनेंट जो है वो आपकी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाली वैल्यूज में हो सकती हैं। रेंज और प्रेसिजन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें रेंज और प्रेसिजन का भी। Possible values that are floating point variable can store are described in term of precision and range। precision का मतलब ये होता है ऐसे नंबर ऑफ डिजिट जो कि आपके डेसिमल पॉइंट में आते हैं, और रेंज होती है वो आपकी एक्सपोनेंशियल पावर होती है किसकी, 10 की। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट आपकी वेरिएबल हैज ए प्रेसिजन ऑफ 6 डिजिट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फ्लोट होती है प्रेसिजन 6 डिजिट तक होती है, और उसकी जो रेंज होती है वो 10 पावर -38 से लेके 10 पावर 38 यानी कि पॉसिबल होती है। डबल वेरिएबल है द प्रेसिजन ऑफ 15 डिजिट। ठीक है, ये रेंज और प्रेसिजन की हम डिस्कशन कर रहे हैं, और उसकी जो रेंज है वो क्या है, 10 पावर -308, और उसकी जो पॉसिबल रेंज है वो है टू 10 पावर +308। The large precision provides more accuracy, दैट इज एब्सोल्यूट। कि अगर आपके पास कोई बहुत प्रिसीजन है तो उसकी वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली एक्यूरेट होगी, और ज़्यादा प्रिसाइजली चीज़ें आपको डिस्प्ले करवाएगी। आई ट्राइड कि आपको बहुत सादा अल्फाज में समझाया जाए, बताया जाए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हों। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, और अगर नहीं आई तो प्लीज़ ज़रूर सवाल करें और सीखें, और इनको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें, और साथ साथ अपने पेपर्स की तैयारी भी जारी रखें। जो आज का हमारा टॉपिक था, इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इनका ओवरव्यू आना चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। बाकी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।